जो हम लोगों ने कई पद परिचय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। उसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के पद परिचय करने के बारे में बताया था, कैसे करेंगे, उदाहरण भी दिया था। लेकिन उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों को कैसे व्यक्त करेंगे। इसके लिए आपको पिछले पढ़े हुए व्याकरण की ओर जाना होगा। जैसे संज्ञा के कितने भेद की चर्चा करनी है, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, उसको कैसे पहचानना है। तो मुझे लगा कि ये मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, इसीलिए मैं इस दिशा में प्रयास कर रही हूँ। ये आपको तैयारी खुद से करनी है, फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ी मदद आपकी कर दूं, इसलिए मैं एक बार जिन जिन का हमें ये परिचय देना है वैसे पदों के बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपके बीच कर रही हूँ। पद परिचय में आए पदों के भेद और उनके उदाहरण। जो भी पद आप पहचान रही हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, तो उनका पद परिचय कैसे करेंगे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस बार मैं उनके भेद और उदाहरण को आपको बता करके स्पष्ट करना चाहती हूँ कि संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, उनके किन भेदों को कैसे वहाँ पर रखेंगे, इसकी चर्चा कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा के बारे में जानना चाहें तो संज्ञा क्या है आपको मालूम है। किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पद परिचय के लिए 3 भेद की जरूरत है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। तो उदाहरण में मैंने दिया कि गंगा, भारत, सुरेश, हिमालय और दक्षिण, मई, ये जो भी है नाम है, जो विशेष नाम है, वो सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आपने परिचय दिया कि सुरेश एक अच्छा लड़का है, तो सुरेश का परिचय देना होगा, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा भेद है जातिवाचक। जातिवाचक जिसमें समस्त जाति समूह का बोध होता है। तो कहते हैं घोड़ा, तो घोड़ा में किसी एक घोड़े का नहीं, जितने भी घोड़ा है सबकी चर्चा है, इसलिए वो जातिवाचक है। उदाहरण में मैंने दिया कि कलम, वाहन, गाय, घड़ी, ऐसा ये सामान्य सी बात है। ये हम लोग कक्षा द्वितीय से पढ़ने शुरू कर देते हैं, इसलिए आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक में बुढ़ापा, लड़कपन, फिर सजावट, मित्रता, अपनापन, ये सब विषय ऐसे आते हैं जिससे भाव हम प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप वाक्य में कहीं देखें कि आम में मिठास है, तो मिठास को अंडरलाइन कर दिया, तो आप पर क्या लिखेंगे आप? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसकी मिठास के बारे में बता रहा है? तो आम की, तो आम उसमें विशेषण हो गया। ऐसा मैंने बताया था विशेषण का परिचय लेने में। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा के 3 भेद की चर्चा करनी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आते हैं सर्वनाम की ओर। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं। अब संज्ञा के बारे में आने वाले जो शब्द हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द आ रहे हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की 6 भेद की चर्चा हमारे बीच हुई है। याद होगा शायद आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक में 3 बातें आती हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष जो बात को कह रहा है वो एक वचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी। जैसे मैं ऐसा कह रही हूँ तो एक वचन, हम लोग ऐसा कह रहे हैं तो बहुवचन। तो मैं और हम लोग क्या हो गए? ये हो गए उत्तम पुरुष।
ठीक है। मध्यम पुरुष जिससे कहा जाए, जिससे बातें हो रही हैं, जैसे तुम, जिस तुम हो, आप वहां पर आप सम्मान के लिए करते हैं। तुम लोग हो, एक वचन में तुम, बहुवचन में आप, बहुवचन में तुम लोग, और सम्मान सूचक शब्द आप, और बहुवचन में आप लोग। ये हो गया मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए, यानी वहां पर वह हो सकता है, वे लोग हो सकते हैं, वहां भी वही बात है, एक वचन और बहुवचन। तो ये आपको पहचानना होगा कि पुरुषवाचक में आप किसके अंतर्गत उसको रख रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा भेद का नाम मैंने कहा निजवाचक। इसमें निजता का बोध होता है, स्वयं के बारे में कहा जाता है। जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये जो है वह है निजता का बोध कराने वाले स्वयं और आप। तीसरा है निश्चयवाचक, स्पष्ट है, जिसमें निश्चितता का बोध हो। यह और वह उसका उदाहरण है। यह नजदीक की वस्तु के लिए, वह दूर की वस्तु के लिए। ठीक है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय सर्वनाम तो है, लेकिन स्पष्टता नहीं है कि क्या है। तो कोई आया है, कौन आया है पता नहीं, कोई आया है, कुछ लाकर दो, यानी कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक, जो, सो, जब, तब, ये सब शब्द जो हैं वह है संबंधवाचक। और छठा नाम है प्रश्नवाचक, जिससे आपको भी परिचित है, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला है गुणवाचक। अब आते हैं विशेषण की ओर। विशेषण के 4 भेद। विशेषण के बारे में आपको मालूम है, विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर पहला भेद गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, जिसमें गुण की विशेषता बताई जाए, मोटा, नया, सुंदर, हरा, अच्छा। दूसरा है संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो, उसमें भी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या दो ही हो सकता है। इसमें दूसरा, तीसरा, कुछ, सब, दो, ये सब संख्या के 2 तक हैं। तीसरा है परिमाणवाचक, 1 पसेरी चावल, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चाय, ऐसा बनाते हैं। ये थोड़ा बहुत सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये एक नया तरह है। जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाए, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कहें कि यह घर अच्छा है, तो घर है संज्ञा, उसके पहले यह लग गया है, इसीलिए वो सार्वनामिक विशेषण है। किसकी कलम अच्छी है, तो किसकी कलम, कलम संज्ञा है, उसके आगे किसकी लग गया तो वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। समझ में बात आ रही है? तो विशेषण के भी 4 भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी। जिसमें क्रिया का उत्तर मिल जाए, जिसमें कर्म हो वह सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म होने की गुंजाइश भी नहीं हो वह अकर्मक। अकर्मक में सोना, हंसना, रोना, ये सब आ रहे हैं, और सकर्मक में खाना, पीना, दिखना, पढ़ना, ये सब आ रहे हैं। ठीक है। अगला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो कालवाचक आज, कल, अभी, अब, स्थानवाचक यहाँ वहाँ, इधर उधर, रीतिवाचक तेज, धीरे, पूरा, अधूरा, ऐसा शब्द सो है। परिमाणवाचक कुछ, अब, बहुत अधिक। उसके अलावे हम लोग को अव्यय भी पढ़ने हैं। तो अव्यय के भी 4 भेद हैं। एक तो क्रिया विशेषण है, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक है। इसके एक बार आप लोग को फिर से इसको ध्यान में रखना होगा। अभी मैं अभ्यास के लिए कुछ पद, एक वाक्य दे रही हूँ, उसमें कुछ पदों को रेखांकित करके उसका अभ्यास करा रही हूँ, जिसमें आपके सब पद आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय। मैंने उदाहरण रखा, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है। यह स्थान सर्व रमणीय लगता है।